नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग समीक्षा अधिकारी यानी आरओ की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आरओ में आप जानते हैं जो प्राइमरी पेपर है यानी प्रारंभिक परीक्षा है वो आपकी 11 फरवरी को होने की बात हो चुकी है। आप जानते हैं फर्स्ट मीटिंग में आपका जीएस और सेकेंड मीटिंग में आपका हिंदी पूछा जाना है। हिंदी और जीएस से ही आपका यहाँ पे मेरिट बनना है। संपूर्ण पेपर में 1/3 नकारात्मक उत्तर के लिए भी जो है नकारात्मक प्रभाव भी दर्शाया गया है, यानी अगर गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए दंड स्वरूप आपका आंसर्स भी कटेगा। जीएस से 140 प्रश्न और हिंदी से आपके 60 प्रश्न पूछे जाने हैं। मित्रों, आप जानते हैं 140 प्रश्न सॉल्व करने के लिए 120 मिनट, जबकि हिंदी सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलना है। प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का है, इसलिए नंबरों में अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हिंदी आपका 60 नंबर और जीएस आपका 140 नंबर पूछा जाएगा। ये सारी बातें हमें उम्मीद है आपके दिमाग में चल रही होंगी। और पेपर की अगर बात करते हैं तो आपका 11 फरवरी की डेट लगभग आ गई है कि 411 पदों पर जो भर्ती है वो 11 फरवरी को पेपर होगा। और इसमें आप जानते हैं मित्रों कि आपका जो फर्स्ट पेपर है वो 9:30 से स्टार्ट होता है, 9:30 से 11:30 तक चलता है। और जो हिंदी वाला पेपर होता है वो आपका 2:30 से स्टार्ट होता है और वो 3:30 तक चलता है। दोनों पेपर देना अनिवार्य है क्योंकि आप दोनों पेपरों के विहेब पे ही अपना मेरिट लिस्ट देख पाएंगे। आइए ज़्यादा देरी न करते हुए सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 140 प्रश्न हैं। जीएस का ये टेस्ट पेपर 02 है मित्रों, याद रखिएगा। जीएस का है तो आपको अब जो आज OMR चाहिए वो 140 प्रश्न वाली चाहिए, तो OMR शीट उठा लीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जितना ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहने वाला। मित्रों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मानव ने भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य क्या आपके नीलगिरी पहाड़ियों से मिला है, हिमालय पहाड़ियों से मिला है, शिवालिक पहाड़ियों से मिला या फिर नर्मदा घाटी से मिला है? तो भारत में मानव के जब सबसे पहले साक्ष्य की बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं कि हथनौरा स्थान है होशंगाबाद में, वहीं पर आपका मिला। तो सबसे पहले हमें हथनौरा देना पड़ेगा और सही जवाब हमें नर्मदा घाटी देना पड़ेगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। आप छाप लो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है। कोट से क्वेश्चन है मित्रों, थोड़ा जटिल क्वेश्चन होते हैं कोट वाले, तो इन्हें सॉल्व करने में भी मुश्किल होती हैं, लेकिन आपको समझ के चलना है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, सूचियों की सहायता से सही उत्तर देना है। मित्रों, अब आपको बताना इसमें से कौन सा किसके साथ बैठेगा। जैसे बात कर रहा है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में जो है वो आपके क्या होते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, स्तोत्र होते हैं। आप जानते हैं आपका ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भी आपके ऋग्वेद से ही है। यजुर्वेद की अगर बात होती है मित्रों तो इसके साथ कर्मकांड जुड़ा हुआ है, तो स्तोत्र और कर्मकांड आपके यजुर्वेद के हैं। सामवेद की अगर बात आती है मित्रों तो संगीतमयी स्तोत्र जो है वो आपके सामवेद में आ जाते हैं, जबकि अथर्ववेद की अगर बात करें तो तंत्र मंत्र और वशीकरण का साथ आपका अथर्ववेद का रहा है। तो डी का तीसरा और ए का चौथा कहाँ पे? डी का तीसरा और ए का चौथा आपके 2 ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है। अब मित्रों आपको मिलान करना पड़ेगा बी का दूसरा कहाँ पे है, तो बी का दूसरा आपके पहले वाले ऑप्शंस में है, इसलिए हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। इज द राइट आंसर छापना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किस राजवंश के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्मस्थान रहा? नाम दिया गया मौर्य के अभिलेख से पता चलेगा, गुप्त के अभिलेख से पता चलेगा, शुंग के अभिलेख से पता चलेगा या फिर नंद के अभिलेख से पता चलेगा। लुम्बिनी शाक्य बुद्ध का जन्मस्थान रही मित्रों, तो लुम्बिनी मौर्य अभिलेख आप देखेंगे तो वहाँ आपको ऐसा दृश्य देखने को मिल जाएगा। तो सही जवाब आपका रूमीमन देई अभिलेख जो आपका है अशोक काल वाला, उसे देखेंगे तो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 4 आपसे कह रहा है, फिर से कूट में दिया गया सूची 1 सूची 2 राजा और उसके साथ सूचियों का नाम दे दिया गया। आपको मिलान करना होगा राजा और सूचियों में। जैसे आप देखेंगे मित्रों अजातशत्रु, तो अजातशत्रु आपका मगध का शासक था। अब डी का पहला कहीं ऑप्शंस में है, 2 जगह है, तो आपको ये देख लेना है ए में चौथा आएगा या तीसरा आएगा। मित्रों दूसरा आप ना जानते हो तो उदयन देख लो। उदयन कहाँ के थे? उदयन आपके वत्स के ही थे, तो बी का दूसरा ऑप्शन आना चाहिए। बी का दूसरा इसमें है मित्रों और डी का पहला इसमें है, इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ लगा लेना। अगर पूरा नहीं जानते तब भी काम हो जाता। प्रसेनजीत आपके कौशल के राजा रहे हैं, याद रखिएगा। सी का चौथा आएगा मित्रों, तो सी का चौथा यहाँ ऑप्शंस में है। और आप
प्रद्योति की अगर बात करते हैं तो अवंती की ओर राजकुमार राय, तो हमें सही जवाब जो है वो लगाना पड़ेगा सी के साथ। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस भी आपका सेम सुमेल में है मित्रों। ऐसे क्वेश्चंस खूब अधिक मात्रा में आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कूट वाले क्वेश्चंस खूब ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चंस दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीकों की बात हो रही है। आप जानते हैं मित्रों, न्याय दर्शन की जब भी बात आती है तो तार्किक चिंतन आपके न्याय दर्शन में उल्लेखित है। तो ए का चौथा बनेगा मित्रों। अब फर्स्ट का चौथा किस में है? फर्स्ट का चौथा एक ही ऑप्शंस में है, वो ऑप्शंस आपका वी है, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ लगा लेना है। मीमांसा दर्शन आप जानते हैं वैदिक अनुष्ठान के लिए होता है मित्रों, जबकि सांख्य दर्शन की अगर बात आती है तो सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का जो है अभिग्रहण करता है, और वेदांत दर्शन की अगर बात आती है तो आत्मज्ञान की बात हो जाती है। तो हमें सही जवाब यहाँ वी के साथ देना है, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है मित्रों। आप जानते होंगे न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये गौतम जी हैं। कौन है? गौतम जी हैं, याद रखिएगा। मीमांसा दर्शन की अगर बात आती है तो पूर्व मीमांसा दर्शन के लिए जो है जैमिनी का नाम आता है मित्रों। क्या आता है? जैमिनी का नाम आता है, जैमिनी। सांख्य दर्शन आप जानते हैं मित्रों, कई बार पूछा गया क्वेश्चंस में, आपके सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कपिल मुनि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कपिल मुनि माने जाते हैं। जबकि आप एक दर्शन और देखे होंगे, वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कह देते हैं, बादरायण जी हैं। कौन है इसके? बादरायण जी। और आप ये भी जानते होंगे योग दर्शन आपके पातंजलि का है, योग दर्शन। और वैश्विक दर्शन जो है वो उलूक कड़ाद मुनि का है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 6 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है चचनामा के अनुसार 6वीं 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? देवल थी, कटक थी, अरोड़ थी या फिर अटक थी? मित्रों, चचनामा के अनुसार 6वीं 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या हुआ करती थी? सिंधु देश का जो कैपिटल हुआ करता था मित्रों वो आपका होता था अरोड़। तो हमें सही जवाब वी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 7 नंबर क्वेश्चन से कथन और कारण से क्वेश्चन है मित्रों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कथन और कारण। कथन में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। आपको ये बताना है कौन सा सही है। तो मित्रों आप जानते हैं इब्न बतूता उसे दीनार कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक एक नया सिक्का स्वर्ण वाला जारी करते हैं। तो ए तो आपका सही रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन यानी कथन आपका सही है। दूसरे ऑप्शन पे चले मित्रों तो आपसे कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं था। तो मित्रों सभी ऑप्शंस देखोगे ए और आर दोनों सही है। नहीं, ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं। ए सही है परंतु आर गलत है। हाँ, यही ऑप्शन सही जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है, डी भी नहीं होगा। तो हमें सही जवाब यहाँ सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स देना पड़ेगा मित्रों। आप जानते होंगे तांबे के सिक्के को इन्होंने जो है किसके लिए? टोकन के लिए तांबे के सिक्के का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। यह कथन किसका है? कबीर का है, रैदास का है, रामानंद का है, मीराबाई का है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय ना पूछे या जाति ना पूछे मित्रों, ऐसा कथन रामानंद का रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे क्या कह रहा है? किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? ऑटोमन युद्ध पद्धति को क्या हुमायूं ने अपनाया, बाबर ने अपनाया, शाहजहां ने अपनाया या फिर अकबर ने अपनाया? मित्रों आप देखेंगे तो ऑटोमन युद्ध पद्धति जो है वो मुगलिया शासक आएंगे जिसका नाम भारत होगा, भारत नहीं बाबर होगा मित्रों। और बाबर अपनाएगा किस में? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो आपका 1526 के आसपास होता है। उसमें आप जानते होंगे ना, उसकी सफलता का मुख्य कारण यही था, तोपखाना लगा दिया था इधर से उधर तक। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सूची से क्वेश्चंस दिया गया, फिर से आपको मिलान करना है। स्मारक और निर्माता का नाम दिया गया मित्रों। स्नातक और निर्माता का नाम दिया गया। सुल्तानगढ़ी की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी को बनाया, तो ए का पहला जाएगा। फर्स्ट का पहला 2 ऑप्शंस में है। दूसरा बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी वाले की बात आती है मित्रों, तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया, तो सही जवाब क्या होगा? अकबर ही होगा। तो बी का दूसरा, वी का दूसरा आपको, और ए का पहला आपका ये वाला ऑप्शन है, इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ लगा लेना है। मोती मस्जिद आगरा आप जानते हैं शाहजहां ने बनवाया, और मोती मस्जिद दिल्ली की अगर बात आती है तो औरंगजेब का ही नमूना है। तो सही जवाब सी के साथ गोला करना, सी इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलें। आपकी स्क्रीन पे है।
रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? नाम दिया गया। शाह शुजा से प्राप्त किया था, दोस्त मोहम्मद से प्राप्त किया था, जमान शाह से प्राप्त किया था, या फिर शेर अली से प्राप्त किया था? रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? तो रणजीत सिंह ने जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है मित्रों वो शाह शुजा से प्राप्त किया था, इसलिए हमें सही जवाब शाह शुजा देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दे दिया था? बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर, क्या अनीमुल्ला को दिया था, बख्त खान को दिया, क्या वर्जिश कादिर को दिया था, या फिर फतेह खान को दिया था? मित्रों आप जानते हैं 1857 की क्रांति के दौरान जो वक्त खान थे, वक्त खान को जो है शाह ए आलम बहादुर का खिताब दे दिया गया था। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगा लेना है। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा 1902 में लॉर्ड कर्जन ने किन 2 भारतीय सदस्यों को शामिल करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया? क्या दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपके विश्वविद्यालय आयोग में रहे, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय रहे, विपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बनर्जी रहे, या फिर सर सैयद हुसैन विलग्रामी और उसके साथ न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी रहे? आपको बताना है। विश्वविद्यालय आयोग का गठन मित्रों आप पूछा जाए विश्वविद्यालय आयोग का गठन की तो बेलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी रहे हैं, याद रखिएगा। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर लगाना। कर्जन ने ऐसा 1902 के आसपास किया था, तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है मित्रों क्या 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ज़्यादा खास रहे, केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहे, या फिर आत्माराम पांडुरंग रहे? आपको ये बताना है। मित्रों आप जानते हैं 1872 के आसपास जो नेटिव मैरिज एक्ट पारित होता है उसमें केशव चंद्र सेन ने बहुत खास भूमिका निभाई थी, तो आपको सही जवाब जो है सी के साथ देना पड़ेगा। सी इज़ द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 15 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? स्वशासन 1904 में स्वशासन देना चाहिए। लाला लाजपत राय ने ज़्यादा बल दिया, फिरोज शाह मेहता ने ज़्यादा दिया, गोपाल कृष्ण गोखले ने ज़्यादा दिया, या फिर दादा भाई नौरोजी ने ज़्यादा दिया? मित्रों आप जानते हैं 1904 के आसपास लगातार जो है स्वशासन की मांग दादा भाई नौरोजी ने की है, तो सही जवाब हमें दादा भाई नौरोजी के साथ देना पड़ेगा। डी इज़ द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है एनी बेसेंट मुख्यतया संबद्ध रही। नाम खिलाफत आंदोलन का है, चंपारण सत्याग्रह का है, गृह शासन आंदोलन का है, और असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। एनी बेसेंट मुख्यतया किससे संबंध रही? तो जब भी बात एनी बेसेंट की आती है मित्रों आप जानते होंगे गृह शासन यानी होम रूल लूक से इनका जो है जुड़ाव रहा, तो गृह शासन का मतलब हो गया होम रूल आंदोलन, होम रूल लोक आंदोलन। आपका सही जवाब बनेगा बी के साथ, तो बी इज़ द राइट आंसर लगा लेना। अगले क्वेश्चन पे चलें। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया? गोविंद वल्लभ पंत आपके वित्त मंत्री बने थे 37 वाली सरकार में, कैलाश नाथ काटजू बने थे, रफ़ी अहमद किदवई बने थे, या फिर मीनू मसानी बने थे? आपको बताना 1937 के चुनाव में यूपी में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ मित्रों तो वित्त मंत्री कौन बना? वित्त मंत्री की अगर बात आती है ना तो उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री की अगर बात आए तो आपको सही जवाब देना होगा रफ़ी अहमद किदवई का। सही जवाब बी के साथ देना पड़ेगा मित्रों। बी इज़ द राइट आंसर। आप जानते हैं 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 228 में से 134 जीता था कांग्रेस ने, और वो संयुक्त प्रांत बोलाता था, आप जानते होंगे ना। तो कांग्रेस अकेले सरकार बनाई थी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत इसके आप जानते होंगे प्रधानमंत्री बने थे, और जो वित्त मंत्री की बात आता है तो उसमें आपके रफ़ी अहमद किदवई को जो है वित्त मंत्रालय दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन की जब बात हुई तो उसके अध्यक्ष क्या राजेंद्र प्रसाद जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, या फिर वल्लभ भाई पटेल जी थे? आपको ये बताना है मित्रों। 6 जुलाई 1942 की बात होती है, वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति बनती है, उसकी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करते हैं, तो आपको सही जवाब वी के साथ लेना है। वी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए
तो निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? आपसे दिया गया सरजान साइमन थे, स्टीफन वॉल्स थे, मेजर अटली थे या फिर विस्काउंट वर्महन थे। आपको बताना है साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य जो है उदारवादी दल का रहा है। उदारवादी दल की अगर बात आती है तो सर जॉन साइमन के साथ आंसर्स लगा लीजिएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लीजिएगा, जॉन साइमन। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? नाम महात्मा गांधी का है, मदन मोहन मालवीय का है, सरोजनी नायडू का है और मौलाना आज़ाद का है। दिए गए कोड का सही उत्तर आपको बताना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किन किन लोगों ने अपनी पार्टिसिपेशन की थी? तो आप जानते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से स्टार्ट हुआ और 1 दिसंबर 1931 तक चला। कांग्रेस की तरफ से तो गांधी जी गए थे, आप जानते हैं, तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए। इसके साथ आपके सरोजनी नायडू भी रही और उसके साथ मदन मोहन मालवीय भी रहे, तो ये लोग भी हिस्सा लिए हैं। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना है। सी इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों, कांग्रेस ने द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की? 1896 के अधिनियम में द्वैध शासन की बात की। नाम दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 की, भारत सरकार अधिनियम 1935 की या फिर एक स्वतंत्र अधिनियम 1909 की। मित्रों आप जानते हैं भारत सरकार द्वैध शासन की जब बात करती है तो 1935 का अधिनियम देती है, तो हमें सही जवाब यहाँ सी के साथ लगा लेना है। सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ये दिया गया 22 फरवरी 1946 को, 22 मार्च 1947 को, 22 जनवरी 1947 को या फिर 22 अप्रैल 1946 को। संविधान सभा देने का जो प्रस्ताव है मित्रों वो कब पास हुआ? तो आप जानते हैं 22 जनवरी 1947 को तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू ने पेश कर दिया था, 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन हम 23 नंबर देखेंगे। तो 23 नंबर क्वेश्चन सूची का आ गया मित्रों, फिर से संवैधानिक प्रावधान और स्रोत की बात कर रहा है। कौन कहाँ से लिया गया, कुल मिला के यही पूछ रहा है। बहुत बार पूछा गया मित्रों, इस बार भी याद रखना। मौलिक अधिकार कहाँ का है? अमेरिका का है मित्रों, तो अमेरिका अधिकार पत्र आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। पहले का चौथा लगाना पड़ेगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आप जानते हैं मित्रों आयरिश संविधान से यानी आयरलैंड वाले से है, तो हमें सही जवाब दूसरे का तीसरा देना पड़ेगा। बी का तीसरा किसमें किसमें है? बी का तीसरा 2 जगह है, ए का चौथा 2 जगह है, तो आपके ये दोनों ऑप्शंस तो कटे ही गए। अब देखना है सी में पहला होगा या दूसरा होगा। मित्रों आप जानते हैं मंत्रिमंडल सरकार की अगर बात आती है तो ऐसा सरकार ब्रिटिश संविधान में लिया गया, इसलिए हमें मंत्रिमंडल सरकार की बात करें तो ब्रिटिश संविधान के साथ देना है। सी का पहला लगा लेना है। अब सी का पहला मित्रों 2 जगह में 1 जगह दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ डी के साथ छाप लेना है। केंद्र राज्य संबंध आप जानते हैं कनाडा के संविधान से लिया गया, तो केंद्र राज्य संबंध की अगर बात आए तो कनाडा के संविधान के साथ आंसर्स मिलान करिएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 53 करता है, अनुच्छेद 51 करता है, अनुच्छेद 59 करता है या फिर अनुच्छेद 57 करता है? मित्रों आपको बताना है राष्ट्रपति के लिए संविधान का अनुच्छेद 57 जो है वो पुनः निर्वाचन करवाता है, तो 57 की बात आएगी। डी के साथ आंसर्स बनेगा मित्रों, डी इज़ द राइट आंसर्स होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलो। सूची 1 सूची 2 कोड से आपको मिलान करना है मित्रों। आपसे यही कह दिया गया कौन सा संविधान संशोधन कौन सा अनुच्छेद, आपसे ये कहने को बोल रहा है। जैसे संविधान संशोधन की अगर बात आती है 368 में इसका उल्लेख है मित्रों। आप जानते हैं ए का चौथा आएगा, ए का चौथा एक ही ऑप्शन में है, इसलिए बी के साथ आप आंसर चुपके से लगा लो। वित्त आयोग की अगर बात आती है मित्रों तो अनुच्छेद 280 बनता है। अब 280 कहीं दिए नहीं गया है, ये 260 की जगह 280 कर लो, इसे 280, तो फिर वित्त आयोग लगा लो। और जब वित्तीय आपात की बात करते हैं मित्रों तो आप जानते हैं वित्तीय जो आयात है आपका वो वित्तीय आयात 360 में होता है। अच्छा सॉरी दिया गया है, दिया गया, आप देखना यहाँ पे देखना, वित्त आयोग की बात होती है तो अनुच्छेद 280 आता है। वित्त आयोग आपका 280 है और वित्तीय आयात की अगर बात आती है तो वित्तीय आपात आपका 360 के अंतर्गत लग जाता है, जबकि अखिल भारतीय सेवाएं जो आपकी आती हैं ये 312 के अंतर्गत आती हैं, IAS IPS। ठीक है, हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो वी इज़ द राइट आंसर छाप लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है क्या? भारतीय संविधान के समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन से हैं? अनुच्छेद 16 से लेकर के 20 तक के हैं समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक के हैं, अनुच्छेद 15 से 19 तक के हैं, फिर अनुच्छेद 13 से 17 तक के हैं। समता का अधिकार मित्रों कौन से
अनुच्छेद के बीच में है तो आप देखना, तो यहाँ पे आपको विधि के समक्ष समानता 14 नंबर में आ जाता है। 15 नंबर कहता है धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इसके बिहेव पे आपको विभेद नहीं करना है। 16 नंबर कहता है लोक नियोजन और विषयों के अवसर की समानता होनी चाहिए। 17 नंबर कहता है आस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। 17 बार, बहुत बार पूछा गया 17 नंबर वाला अनुच्छेद 17। और 18 नंबर कह रहा है उपाधियों का अंत। फिर भी बीएड एक उपाधि है, आप जानते हैं, दिया जाता है, तो उपाधियाँ भी अभी दी जाती हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इसी के साथ आप आंसर्स लगाओ मित्रों। आपके भारतीय संविधान में क्षमता का अधिकार 14 से 18 के बीच दिया गया, तो हमेशा ये वापसी के साथ लगाना है। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ें तो कह रहा है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है। नाम स्थगन प्रस्ताव का दिया गया, कटौती प्रस्ताव का दिया गया, धनाकर्षण प्रस्ताव का दिया गया और निंदा प्रस्ताव का दिया गया। किसका संबंध संघीय बजट से है मित्रों? संघीय बजट से अगर बात किया जाए तो आपका कटौती प्रस्ताव जो है वो संघीय बजट से है, तो हमें सही जवाब यहाँ सी के साथ लगा लेना है। 28 नंबर क्वेश्चन पे चल देना है। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, क्या भारत सरकार ने मुख्य विधि परामर्शदाता है? भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता क्या है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है मित्रों। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। सचिव विधि मंत्रालय के हैं या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। आपको बताना है विधि के लिए भारत सरकार का सबसे बड़ा परामर्श देने वाला काम कौन करता है मित्रों? तो जिसे भारत का महान्यायवादी कहते हैं ना, उसी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी यही है, समझ लो। विधि का परामर्श भारत सरकार को यही देता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप जानते हैं भारत का महान्यायवादी नाम होता है। अनुच्छेद 76 के 3 वाले भाग में इसका जो है उल्लेख है। 76 के 3 वाले भाग में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों के लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां हुआ, 52वां हुआ या फिर 62वां हुआ। आप जानते हैं मित्रों 1976 में स्वर्ण सिंह का जो है एक समिति आता है, उसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है और इसमें आपका भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में खूब ज़्यादा काम किया जाता है। पहले आप जानते हैं मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 हुआ करती थी। 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया, फिर संख्या 11 कर दी गई। और इसे जो लिया गया है मित्रों, आप जानते हैं सोवियत संघ से लिया गया है। तो हमें जहाँ सही जवाब लगाना है वो 42वां संविधान संशोधन लगाना है। ए के साथ आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? नाम अनुच्छेद 109 का है, अनुच्छेद 111 का है, अनुच्छेद 110 का है, इनमें से कोई नहीं। धन विधेयक की अगर बात आती है मित्रों तो आपका सही जवाब अनुच्छेद 110 बनता है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है वो 109 में आ जाती है। विधेयकों की अनुमति जो है 111 में आती है, ये बात याद रखिएगा। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के लिए चयन कीजिए, अधोकूट चयन का उपयोग कीजिए। मित्रों आपसे कूट के बारे में दे दिया गया है और कूट में आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्या कह रहा है? भारत विश्व का 6वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है मित्रों, तो पहले गलत हो गया आपका। आप जानते हैं स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए। हाँ ये सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। समूचा भारत अक्षांशीय विस्तार में है ना, और आप जानते होंगे उत्तरी अक्षांश में आपका जो है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास हो जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय विचार के साथ साथ आपसे कह रहा है, नहीं उष्ण कटिबंधीय कहाँ जाएगा यार, ये आपका उष्ण कटिबंधीय नहीं जाएगा। आप जानते होंगे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए किया जाता है। हाँ ये होता है। तो आपका चौथा तो एकदम फिट है, चौथा एकदम फिट है, दूसरा भी एकदम फिट है, 2.4 लिए है। तो 2 और 4 सही जाएगा, इसलिए डी के साथ आपको आंसर्स मिलान करना होगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? नाम भूटान का, नेपाल का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है मित्रों? आप देखना तो बांग्लादेश के साथ आपका जाएगा। 4096.7 किलोमीटर के आसपास है। सबसे छोटी आपसे पूछा जाए तो अफगानिस्तान कहीं होगा, 106 किलोमीटर लगा लेना अफगानिस्तान के साथ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिया गया, सही सुमेलित नहीं है।
चारों ऑप्शंस में चांगला आपका लद्दाख से है, आप जानते हैं चांगला लद्दाख का है। रोहतांग की बात होती है हिमाचल प्रदेश का ये दर्रा है, बिल्कुल सही है। और बामडिला की अगर बात होती है अरुणाचल प्रदेश में ही है, जबकि सेला दर्रा जो आपका दिया गया है सेला अरुणाचल प्रदेश का है, जबकि यहाँ उत्तराखंड दिया गया। तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, इसलिए यही आपका सुमेलित नहीं है मित्रों। तो सही जवाब हमें डी के साथ दे देना है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर सॉल्व करेंगे। फिर से आपसे मित्रों सूची का क्वेश्चन दिया गया, जनजाति और अवस्थिति की बात कर रहा है। जनजाति और अवस्थिति की अगर बात करते हैं मित्रों तो इसमें एक साइड में जनजाति और दूसरी साइड में अवस्थिति दिया गया। जारवा जनजाति कहाँ रहती है मित्रों? तो जारवा जनजाति आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती है। आजकल मोदी जी इसी बेल्ट में है। आप जानते हैं कुकी की बात करें तो कुकी आपका ये मणिपुर वाला है मित्रों, अभी लेटेस्ट में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा कुकी। थारू की अगर बात करते हैं तो थारू अपने उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। जबकि गोंड की अगर बात करते हैं तो गोंड जनजाति ज़्यादातर आपके मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। तो डी का दूसरा आपके एक ही ऑप्शन में है, इसलिए हमें सही जवाब बी के साथ छाप लेना मित्रों। वी इज़ द राइट आंसर लगा लेना है। ऐसे अगर कोई एक ऑप्शन आप चुन ले जाएँ तब भी काम बन जाता है इसमें ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी बहुत जटिल पूछता है तो नहीं बन पाता है, ये भी याद रखिएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बिल्कुल कम करना चाहिए टाइम से, तब काम बनता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? नाम कावेरी का है, नर्मदा का है, गोदावरी का है और वैगई नदी का दिया गया। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है मित्रों? आप देखना, शिव समुद्रम जलप्रपात की अगर बात आए तो कर्नाटका राज्य में कावेरी नदी है मित्रों, उसी पे आपका ये शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो आपको सही जवाब ए के साथ लगा लेना है। 36 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। भारत में या भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई? बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण क्या आपकी जड़ोल मिट्टी आती है, लाल मिट्टी आती है, लेटराइट मिट्टी आती है या फिर काली मिट्टी आती है? बेसाल्ट लावा के अपक्षय से कौन सी मृत्यु आपकी जो है मिट्टी बन जाती है? तो आपकी काली मिट्टी बनती है, इसलिए हमें सही जवाब डी के साथ देना है। डी इज़ द राइट आंसर बना लेना है। काली को आप रेगुर भी नाम देते हैं, क्या देते हैं मित्रों? रेगुर मिट्टी भी नाम दे देते हैं। सही जवाब डी के साथ लगा लो। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि भारत की निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? नाम पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन का नाम दिया गया, नाम उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन का दिया गया, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का दिया गया और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन का दिया गया। भारत की बात आती है मित्रों सर्वाधिक 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 किस प्रकार का वन मैक्सिमम मिलता है मित्रों? तो भारत में मैक्सिमम जो वन मिलेगा वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों भारत के प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी? कैंगा में, काकरापारा में, तारापुर में या फिर नरोरा में? प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की बात करें तो पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन मित्रों तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था। आप जानते होंगे 1969 में तारापुर में परमाणु विद्युत गृह केंद्र की भी स्थापना हो गई थी। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है। आपसे कह रहा है छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है? एल्युमिनियम उद्योग के कारण है, सीमेंट उद्योग के कारण है, तांबा धातु के कारण है या फिर इस्पात उद्योग के कारण है? छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व किस लिए मित्रों? तो कोरबा की अगर बात आती है तो कोरबा एल्युमिनियम के कारण जाना जाता है। BALC वो मित्रों आपका है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। कोरबा शहर से 10 किलोमीटर दूरी पर है, याद रखिएगा। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो, ये इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आएगा। कथन से क्वेश्चन से मित्रों आपको सही जवाब देना है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही जवाब का चयन कीजिए, यानी सही विकल्प चुनिए। 3 कथन दिया गया, कहा गया कौन सा आपका सही है मित्रों? दिया गया भारत को 20% कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, नहीं 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी में नहीं, भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी में बांटा गया है। दिया गया पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र और पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है, नहीं ऐसा नहीं है। तो सभी गलत हैं, इसलिए मित्रों कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ABCD सब गलत है, यानी बी इज़ द राइट आंसर छाप लो। अगला क्वेश्चन से 41 नंबर चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है या फिर आंध्र प्रदेश है? भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है मित्रों? सही जवाब आपका गुजरात बन जाएगा, याद रखिएगा। कपड़ा उत्पादक राज्य है आपका गुजरात। दूसरे स्थान पे कौन आता है? महाराष्ट्र। और तीसरे स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलें। आपसे कह रहा भारत में लौह अयस्क मुख्यतः किस क्रम की शैली में पाए जाते हैं?
भारत में लौह अयस्क मुख्यतः किस क्रम की शैली में पाया जाता है? नाम विध्यन का दिया गया, कड़प्पा का दिया गया, धरवाड़ा का दिया गया और गोंडवाना का दिया गया। भारत में लौह अयस्क मुख्यतः किस क्रम की शैली में पाए जाते हैं? तो लौह अयस्क की अगर बात आए तो धरवाड़ के साथ आंसर्स लगाइएगा। सही जवाब धरवाड़ क्रम लगा लीजिएगा। सी इज़ द राइट आंसर्स छाप लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है, आपसे कह रहा है ज्वालामुखी विस्फोट में या ज्वालामुखी विस्फोट से मैक्सिमम यानी सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? नाम दिया गया जलवाष्प निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, हीलियम निकलेगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ज्वालामुखी विस्फोट से सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है मित्रों? तो विस्फोट में सबसे ज़्यादा जो है जलवाष्प निकलता है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर जापान है, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट है, ब्रिटिश का कंबोडिया है या फिर कोलंबिया है मित्रों, या फिर दक्षिण पूर्व एशिया है। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? आप पर्वतों का सागर देखेंगे तो ब्रिटिश कंबोडिया को कहा जाता है मित्रों। तो ब्रिटिश का कोलंबिया आंसर्स लगाइएगा, वी इज़ द राइट आंसर छाप लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम कौन सा है? आप देखना दिया गया काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। मित्रों आप देखना आपको दिया गया कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरल सागर। नाम भूमध्य सागर है, काला सागर है, कैस्पियन सागर है, फिर अरल सागर है। एकदम सही जवाब यही बनेगा, काला सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर। मित्रों आप जानते हैं सही क्रम में भूमध्य सागर आएगा, फिर काला सागर आएगा, फिर कैस्पियन सागर आएगा, फिर आपका अरल सागर आएगा। तो सी के साथ आपको आंसर्स मिलान कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 46 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? नाम अजरबैजान का है, ईरान का है, इराक का है, कजाकिस्तान का है। कैस्पियन सागर से कौन सीमा नहीं बनाता मित्रों? आप देखना तो आपको इराक जो है कैस्पियन सागर की सीमा को बिल्कुल भी टच नहीं करता है। तो हमें सही जवाब वी के साथ नहीं सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। आप जानते होंगे कैस्पियन सागर की सीमा पर 5 देश अवस्थित हैं। अजरबैजान है, रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उसके साथ ईरान है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखें 47 नंबर। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? नाम बोर्निया है, मेडागास्कर है, ग्रेट ब्रिटेन है या फिर सुमात्रा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? चारों ऑप्शंस में आप देखना मित्रों तो आपको बोर्निया ऑप्शन सही जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया। इसका क्षेत्रफल जो है वो 7,51,929 वर्ग किलोमीटर है मित्रों। आप जानते हैं मेडागास्कर का जो क्षेत्रफल है वो 5,87,713 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सुमात्रा का जो है वो 4,72,784 वर्ग किलोमीटर है। और ग्रेट ब्रिटेन की अगर बात आती है तो 2,09,331 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा। 41 नंबर नहीं 48 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 दे दिया गया मित्रों। ऐसे क्वेश्चंस खूब अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे मित्रों। अब इसमें आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करना चाहिए, डाटा आपका पढ़ा होना चाहिए लगभग। जब्राल्टर जल संधि है मित्रों, आप जानते हैं अफ्रीका और यूरोपीय देश के मध्य है, तो अफ्रीका और यूरोप देश के मध्य लगाना होगा जब्राल्टर। ए का तीसरा देना पड़ेगा। ए का तीसरा 2 ऑप्शंस में है तो 2 आपके अपने आप कट गए। मलक्का जल संधि आप जानते हैं मित्रों इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, तो मलक्का इंडोनेशिया और जो है मलेशिया लगा लेना, यानी बी का दूसरा लगा लेना। बी का दूसरा एक ही ऑप्शंस में है वो आपका सी के साथ बनेगा, तो सी इज़ द राइट आंसर छाप लो। बेरिंग जल संधि आप एशिया और उत्तरी अमेरिका के साथ लगाना, और हरमुंज जल संधि जो है वो पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी पे लगेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोरल रीफ या जीवाश्म भट्टी प्रायः पाई जाती है 18 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है मित्रों, या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, या महाद्वीप और द्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर पाई जाती है, फिर ठंडे समुद्री तटों पर पाई जाती है। कोरल रीफ या फिर जीवाश्म पट्टी की अगर बात करते हैं तो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है मित्रों, तो सही जवाब बी के साथ छापना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। नाम दिया गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। आपको सही बताना है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो आप देखना तो एकदम सही कैसे बैठेगा मित्रों, आप देख लेना। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आएगा, और समताप मंडल के बाद क्या आएगा, मध्य मंडल आएगा। यहाँ आयन मंडल दिया गया, गलत हो जाएगा। मध्य मंडल इसमें है समताप मंडल के बाद, तो आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा।
धरातल से लगभग 15 किलोमीटर तक आपका ये क्षोभ मंडल होता है, 15 किलोमीटर तक, और 15 से लगभग 50 किलोमीटर तक का आपका समताप मंडल हो जाता है, और 50 से 80 किलोमीटर तक का आपका मध्य मंडल हो जाता है, 80 किलोमीटर तक का, और 80 से लेकर के जो आपका लगभग 640 के आसपास तक का है वो आपका आयन मंडल हो जाता है, और फिर 640 से एबव जो आपका होता है वो बहिर्मंडल होता है। तो सबसे बाहर वाला बहिर्मंडल ही कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है, आपसे कह रहा है सोनार। सोनार के सिद्धांत पे कार्य करता है, श्रव्य तरंगों का अपवर्तन पे कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पे काम करता है, अपश्रव्य तरंगों के परावर्तन पे काम करता है, या फिर पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन पे काम करता है। सोनार की बात आती है, कौन सा सिद्धांत कार्य करता है मित्रों? तो पराश्रव्य तरंगों का जो है वो परिवर्तन होता है या परावर्तन होता है मित्रों सोनार में। तो हमें यहाँ सही जवाब डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर, छाप लेना है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर है, आपसे कह रहा है जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज है, आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शंस में पुंछ युक्त जीवाणु है, नवनिर्मित जीवाणु है, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु हो, या फिर विषाणु को संक्रमित करने वाले जीवाणु। जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज की अगर बात आती है मित्रों, तो बैक्टीरियोफेज आपके जीवाणु को संक्रमित करने वाले क्या होते हैं? विषाणु होते हैं। तो यहाँ हमें सही जवाब सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर दे देना है। अगले क्वेश्चंस पे अगर चला जाए तो 53 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 53 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में सामान्यतः एंजाइम पाया जाता है? नाम दे दिया गया, लाइकेन में एंजाइम है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया में एंजाइम है, और शैवालों में एंजाइम है, या फिर सभी में एंजाइम है। तो मित्रों आप जानते हैं लाइकेन, जीवाणु, शैवाल सभी में एंजाइम उपस्थित होता है। तो हमें सही जवाब क्या होता है? डी के साथ बनता है, तो डी के साथ आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों 54 नंबर क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की है? नाम अलेक्जेंडर है, रॉबर्ट कोच है, जोनास सॉल्क है, और एडवर्ड जेनर का नाम दिया गया। पोलियो का टीका किसने खोजा मित्रों? तो पोलियो टीके की जब भी बात आती है तो उसका वैक्सीन जोनास सॉल्क के द्वारा 1952 में खोजा जाता है। तो जोनास सॉल्क लगाइएगा, वी इज द राइट आंसर, छाप लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट में, रेडियन में, मीटर पर सेकंड में, या फिर वॉट में। आवृत्ति को आप किस में मापते हैं मित्रों? तो आप देखना आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, तो हमें हर्ट्ज लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखें तो 56 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल दिया गया, वेग दिया गया, विद्युत धारा दिया गया, और कार्य दिया गया। मूल भौतिक राशि की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण जो है 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं। इसमें एक ऑप्शन आपका विद्युत धारा है, इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर सॉल्व करेंगे, आपसे कह रहा है 1 माइक्रोन बराबर है 1/10 मिलीमीटर के, 1/1000 मिलीमीटर के, 1/100 मिलीमीटर के, या फिर 1/10,000 मिलीमीटर के। 1 माइक्रोन की अगर बात आती है मित्रों तो 1 माइक्रोन की जो वैल्यू होती है 10 की पावर -6 होती है। तो 10 की पावर -6 मतलब 1000 मिलीमीटर को हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर -6 जाएगा मित्रों, -6 मिलीमीटर। तो हमें सी के साथ आंसर्स मिलान कर लेना है। 58 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे कह रहा है न्यूटन ने गति का पहला नियम जाना जाता है? गुरुत्वाकर्षण के नाम से जाना जाता है पहला नियम, संवेग के संरक्षण के नाम से जाना जाता है, जड़ता का नियम जाना जाता है, या फिर ऊर्ध्वाधर गति का नियम जाना जाता है? न्यूटन की गति का जो पहला नियम होता है मित्रों उसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हमें सही जवाब वी के साथ देना है। आप जानते होंगे यह नियम कहता है प्रत्येक पिंड तब अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति अथवा उसकी स्थिति में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उस पर व्यवहार ना करने लगे, यानी विवश ना करने लगे। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर मित्रों, 59 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है आप केंद्रण है, अपोहन है, उक्त परासरण है, या फिर विसरण है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है मित्रों? तो वॉशिंग मशीन का अगर बात करें तो वॉशिंग मशीन आपका अपकेंद्रण पे काम करता है, इसलिए हमें सही जवाब अपकेंद्रीय बल के साथ लगाना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सब ये जवाब फर्स्ट के साथ देना है, इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? दृश्यकरण में मैक्सिमम ऊर्जा है, अल्ट्रावायलेट में है, एक्सरे में है, या फिर इंफ्रारेड में है? सर्वाधिक ऊर्जा किसमें है मित्रों? तो सही जवाब आप एक्सरे के साथ लगाइएगा, वी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट होता है, फिर दृश्य प्रकाश होता है, फिर इंफ्रारेड होता है।
तो सही जवाब एक्सरे लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अगला क्वेश्चन 61 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ता है, अपेक्षाकृत कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठने की शक्ति रखता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम और हाइड्रोजन की अपेक्षा जो है वरीयता क्यों दी जाती है? हाइड्रोजन से बढ़िया हीलियम मानते हैं ये लोग। क्यों मानते हैं ऐसा मित्रों? तो वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन चलें। तो अगला क्वेश्चन 62 नंबर है। आपसे कह रहा है रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक रूप से माना जाता है? H2CO3, HNO3, H2SO4 या फिर HCl? आपको बताना तेजाब। तेजाब कौन सा है मित्रों? आप देखोगे H2SO4 सर्वाधिक पेट्रो रसायन वाला है मित्रों। तो H2SO4 के साथ आंसर्स लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से किसका विस्फोटक नाम नोबेल तेल है? नोबेल तेल नाम TNG का दिया गया, TNP का दिया गया, TNA का दिया गया और TNT का दिया गया। नोबेल तेल किसे कहा जाता है मित्रों? तो नोबेल तेल की अगर बात आती है तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक द्रव्य है। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन आपका जाएगा। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। नोबेल तेल इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है वाहन में प्रदूषण नियंत्रण हेतु तो प्रयुक्त CNG में मुख्यतया उपस्थित है। CNG में CH4 आता है, CO2 आता है, N2 आता है या फिर H3 आता है। CNG में मुख्यतया उपस्थित है मित्रों। CNG में अगर आप उपस्थिति की बात करेंगे तो CH4 आपका रहता है। CH4 इसमें 80 से 90% तक CH4 यानी मीथेन होता है मित्रों। आप देखना CNG में 90% के आसपास मीथेन गैस होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलें। तो अगला क्वेश्चन 65 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? ऑप्शंस में यूरिया है, सुपर फास्फेट है, सोडियम सल्फेट है और पोटेशियम नाइट्रेट है। रासायनिक उर्वरक कौन सा नहीं है? चारों ऑप्शंस में आप देखना तो सोडियम सल्फेट का नाम आप इसमें नहीं जोड़ेंगे। सोडियम सल्फेट ठीक है। बाकी पोटेशियम नाइट्रेट भी खेत में बोया जाता है, सुपर फास्फेट भी बोते हैं लोग, यूरिया भी खाद के रूप में जो है खेतों में प्रयुक्त होता है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 66 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है पर्यावरण बना है नाम जीवीय घटकों से बना है, अजैव घटकों से बना है, भू आकृति घटकों से बना है या फिर उपयुक्त सभी से? पर्यावरण बना है। पर्यावरण के बनने की बात आए तो सभी लगे हैं। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। 67 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर विकागती संवेदनशीलता का विषय है? नाम प्राकृतिक संसाधन का है, औद्योगिक संसाधन का है, भौतिक संसाधन का और सामाजिक संसाधन का दिया गया। धारणीय विकास मित्रों बात करें प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा हुआ है, एक के साथ आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है। अगले क्वेश्चन पे चलें। कह रहा है निम्नलिखित पर जो है विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? अब ऑप्शंस दे दिया गया कौन सी जोड़ती हैं कौन सी नहीं। प्रकाश संश्लेषण का दिया गया नहीं जोड़ती हैं। श्वसन हाँ जोड़ती हैं। जैव पदार्थों का अपक्षय हाँ जोड़ती हैं और इसके साथ ज्वालामुखी क्रियाएं जोड़ देती हैं। तो आपको सही जवाब क्या लगाना पड़ेगा? सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 69 नंबर देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर हाइड्रोजन का? मैक्सिमम परसेंटेज की अगर बात आती है तो वातावरण में नाइट्रोजन आपका 78% के आसपास पाया जाता है। कितना? 78% के आसपास, याद रखिएगा। ऑक्सीजन आपका 21% है, ये भी जानते होंगे। आर्गन आपका 0.93% है, ये भी जानते होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलें। 70 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नाम काहिरा का है, रियो का है, डरबन का है और क्वेटो का नाम दिया गया। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन की अगर बात आती है मित्रों तो रियो का नाम आता है। वी के साथ आंसर्स लगाना पड़ता है। तो वी इज़ द राइट आंसर छाप लो मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध NEERI अवस्थित है?
मित्रों आपसे कह रहा है बेंगलुरु में अवस्थित है, लखनऊ में है, नागपुर में है या फिर नई दिल्ली में है। अगर आप सभी ऑप्शंस देखोगे तो एक जगह आपको नागपुर लिखा दिखाई दे रहा होगा। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है वो महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। ठीक है, तो नागपुर लगाना। और इसके 5 क्षेत्रीय जो है वो कार्यशालाएँ यानी प्रयोगशालाएँ भी हैं, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। तो आपकी 5 जो है जान लो सब ब्रांचेज भी हैं। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आ रहा है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 81 में, 1986 में, 1995 में या फिर 2000 में? भारत में पर्यावरण संरक्षण की अगर बात आती है मित्रों तो ये आपका जो है 1986 में होता है। तो सही जवाब 1986 लगा लेना। 1986 इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर बात आती है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात आती है तो सरकार लाती है और ये अधिनियम आपका 2010 में आता है। 18 अक्टूबर 2010 को ये जो है अस्तित्व में आ जाता है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों आप जानते होंगे इसका NGT का जो प्रधान मुख्यालय है वो कहाँ पे है? आपके न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली के साथ इसके क्षेत्रीय पेड़ भी हैं, जैसे भोपाल में एक खोला गया, भोपाल के साथ आपके पुणे में भी है, पुणे के साथ आपके कोलकाता में भी है और चेन्नई में भी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आ गया आएगा। आपसे कह रहा है इको मार्का किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? नाम शुद्ध और मिलावटी रहित हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, प्रोटीन समृद्ध हो या फिर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। इको मार्का किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्का की अगर बात आती है तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो मित्रों उसी को दिया जाता है। तो हमें सही जवाब सी के साथ लगा लेना। सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। 75 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे कह रहा है पारिस्थितिकीय पादछाप के माप की इकाई है। नाम भूमंडलीय हेक्टेयर है, हाफ क्यूबिक फुट है, नैनोमीटर है और क्यूबिक टन का नाम दिया गया। पारिस्थितिकीय पदछाप की माप की इकाई क्या है मित्रों? तो यहाँ पे माप की इकाई जो है वो भूमंडलीय हेक्टेयर है, इसलिए हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है। ये इस द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है परत के हास्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? नाम नाइट्रस ऑक्साइड का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है मित्रों और दिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड का है। परत के हास्य के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो परत के हास्य के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी उत्तरदायी है। सही जवाब CFCS लगा लो मित्रों। तो सही जवाब बी के साथ जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है कहाँ पे? 1% में अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा है, त्रिपुरा में ज़्यादा है, नागालैंड में ज़्यादा है या फिर मिजोरम में ज़्यादा है। मित्रों आप रिपोर्ट देखेंगे 2021 के अनुसार तो आप मिजोरम में लगभग 84.53% पाएंगे। तो सही जवाब मिजोरम देना पड़ेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा मित्रों। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 79.33 है मित्रों। मेघालय की अगर बात करते हैं, मेघालय है ऑप्शंस में 76 आता। मणिपुर का आपका 74.33 आ जाता। नागालैंड का आपका 73.90 आ जाता। अगला क्वेश्चन मित्रों आपका 78 है। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं और राज्य दिया गया, इनको मिलान कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। आप देखना सिमलीपाल की अगर बात करते हैं तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा वाला है मित्रों। तो सी जवाब लगाना, पहले का सी लगाओ। दिबांग की अगर बात होती है अरुणाचल प्रदेश वाला है दिबांग। अगर नोकरेक की बात करें मित्रों तो ये मेघालय वाला हो जाता है, और जबकि कोल्ड डेजर्ट की अगर बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो डी का पहला जाएगा मित्रों, डी का पहला जाएगा, ए का तीसरा जाएगा। ए का तीसरा, डी का पहला आ गया है। अब बी का दूसरा लगाना था, बी का दूसरा आपके डी ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, इसलिए डी इज द राइट आंसर छाप लेना है। अगला 79 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद को कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित कर देना है। नीचे कोड दिया गया, साइलेंट वैली है, काजीरंगा है, जिम कॉर्बेट है और कान्हा का नाम दिया गया। आपको बताना है, इन्हें फिट कर देना है, सही से बता देना है। तो जिम कॉर्बेट जो है 1936 में आता है, जिम कॉर्बेट 1936 की है।
कान्हा जो है 1955 का है। कब का है? 1955 का है। काजीरंगा कब आता है? 1974 में आता है। और साइलेंट वैली आपको 1984 में आता है। तो बिठा तो भैया सही जवाब क्या बनेगा? 2 4 3 1। सही जवाब बनेगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। छाप लो 80 नंबर क्वेश्चन पे। चलो, कह रहा भारत के गाँव को सांस्कृतिक मानचित्र के लिए सरकार ने इनमें से किस पहल की शुरुआत की? मेरा गांव मेरी धरोहर है, हमारी संस्कृति और सभ्यता है, मेरी माटी मेरा देश है, या फिर मेरी संस्कृति मेरा गांव। आपको बताना है भारत में गाँव को सांस्कृतिक मानचित्र के लिए सरकार ने इनमें से कौन सी पहल बनाई? तो बनाई मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरा गांव मेरी धरोहर। संस्कृति मंत्रालय ने ऐसा काम स्टार्ट किया है मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई 1947 में, 1956 में, 1948 में, या फिर 1950 में। स्वतंत्र भारत की पहली यानी प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब होती है मित्रों? तो वो होती है आपकी 1948 में। हमें सही जवाब सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है, सूचियों का क्वेश्चन है, फिर से दे दिया गया मित्रों। आपसे क्रांति के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। हर एक परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। गोल्डन क्रांति आप जानते हैं बागवानी उत्पादन के लिए होती है। आपकी ग्रे क्रांति की अगर बात आए तो मित्रों उर्वरक के लिए आपकी ग्रे क्रांति होती है। पीली क्रांति की बात आए तो तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति, जबकि काली क्रांति आपके पेट्रोलियम उत्पादन के लिए है। तो डी का तीसरा 2 ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा है। फिर आपको ये देखना है कि सी का क्या आया। तो सी का पहला ऑप्शन आया है, इसलिए सी का पहला दोनों जगह चल रहा है। अब बी का देखना है क्या आया। तो बी मतलब ग्रे है, ग्रे का आपका उर्वरक होता है मित्रों, इसलिए बी का चौथा आपके डी वाले ऑप्शंस में जाएगा। तो सही जवाब हमें डी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है। आपसे कह रहा विश्व बाघ दिवस 2023 के अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों में बाघों की संख्या क्रमशः मैक्सिमम है? तो बाघ कहाँ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है, या फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में है। आप जानते हैं टाइगर स्टेट के रूप में कौन जाना जाता है? आपका मध्य प्रदेश जाना जाता है। तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश ले लो, दूसरे नंबर पे कर्नाटक ले लो, तीसरे नंबर पे अपना उत्तराखंड ले लो। मध्य प्रदेश में लगभग कितने बाघ हैं मित्रों? तो वो 785 के आसपास है। कर्नाटक में आप देखोगे कितने हैं? ये 563 के आसपास हैं। और उत्तराखंड में कितने हैं? तो ये 560 के आसपास बाघ पाए जाते हैं। तो हमें सही जवाब यहाँ वी के साथ देना पड़ेगा। वी इज़ द राइट आंसर दे देना है। अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अगला क्वेश्चन 84 नंबर है। 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन में IECC कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। इस केंद्र का नाम दिया गया। भारत दर्शन नाम है, वसुधैव कुटुंबकम नाम है, भारत कुटुंबकम नाम है, या फिर भारत मंडपम नाम दिया गया। IECC कॉम्प्लेक्स की अगर बात होती है राष्ट्र को समर्पित किया मित्रों, ऐसा कॉम्प्लेक्स का जो नाम रखा गया वो भारत मंडपम रखा गया। तो सही जवाब डी के साथ देना है। 26 जुलाई 2023 को प्रगति मैदान में नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने इसे समर्पित किया। इसका नाम भारत मंडपम है। तो डी के साथ आंसर्स लगाओ। 85 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके स्क्रीन पे 85 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस देश की कर से GDP के अनुपात में कमी क्यों सूचित करता है? किसी देश की कर से GDP के अनुपात में कमी क्या सूचित करता है? आपको बताना है मित्रों। क्या आर्थिक वृद्धि दर धीमा होना बताता है? हाँ। राष्ट्रीय आय का कम समन्वयक वितरण बता रहा है? नहीं। तो केवल एक ऑप्शन सही है, इसलिए हमें सही जवाब केवल फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर छाप लेना है। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे तो हमारा आएगा 86 नंबर क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पे होगा। 86 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है सूची 1 सूची 2 व्यक्ति और संबंध की बात कर रहा है मित्रों। आपसे ऑप्शंस मिलवा रहा है। MS स्वामीनाथन की बात कर रहे हैं तो हरित क्रांति के लिए MS स्वामीनाथन का नाम आता है। और वर्गीज कुरियन की जब बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं दुग्ध उत्पादन के लिए वर्गीज कुरियन का आता है। तो सी का दूसरा ऑप्शन केवल एक में ही है, इसलिए हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ दे देना है। अन्य नाम नहीं जानते थे तब भी काम बन जाता है। मोरारजी देसाई की बात होती है तो बैंकों पे सामाजिक नियंत्रण की बात आपके मोरारजी देसाई के द्वारा की गई थी। और LK झा की बात आए तो प्रशासनिक सुधार के लिए LK झा ने अपना महत्वपूर्ण कदम उठाया था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आएगा। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम 9 अगस्त से 15 अगस्त 2023 के दौरान आयोजित किया गया है। इस क्रम की शुरुआत कहाँ से हुई? चंपारण से हुई, साबरमती से हुई, दिल्ली से हुई या फिर वाराणसी से हुई? मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम था मित्रों वो स्टार्ट हुआ साबरमती से। हमें सही जवाब सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आएगा। 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है? आरबीआई की बात है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है या फिर उपभोक्ता मामले मंत्रालय और उसके साथ खाद्य के साथ सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक की अगर बात है मित्रों तो थोक मूल्य सूचकांक है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें काल के क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित कर देना है। ऑप्शंस दिया गया। नाबार्ड की स्थापना, आप जानते हैं नाबार्ड आपका 1982 में आया है। कब? 1982 में आया है। आप जानते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब होती है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 के आसपास होती है। आप ये भी जानते हैं स्वयं सहायता समूह के जो लिंकेज कार्यक्रम है मित्रों वो कब स्टार्ट होते हैं? तो ये आपके 1992 में स्टार्ट होते हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात आती है तो केसीसी आपका 1998 की उपज है, 1998। अब आपको इन्हें फिट बिठा लेना है किस क्रम में आपका सही जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा? 1975 सबसे पुराना है, तो 75 यानी 4 से स्टार्ट होगा। हाँ 4 से स्टार्ट होगा, फिर 4 के बाद 1 आएगा, तो 4 1 आपका केवल एक ऑप्शन में है, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ फर्स्ट के साथ लगाना है, इज़ द राइट आंसर छाप लेना है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर दीजिए। 90 नंबर क्वेश्चंस में आपसे कोड दिया गया मित्रों, इसका सही उत्तर देना है। आपसे कह रहा है सामाजिक उपभोक्ता संसाधन प्रदान करता है? हाँ करता है। सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण? हाँ बिल्कुल है। संतुलित क्षेत्र और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना? हाँ है। और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना? हाँ है भैया। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगा लेना है, डी इज़ द राइट आंसर छप जाएगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आ जाएगा, आपके स्क्रीन पे होगा। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? नाम 6.10% है, 7.33% है, 7% है या फिर 6.43% है। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? उत्तर प्रदेश राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है 240,928 वर्ग किलोमीटर। इसमें जो आपके भारत का क्षेत्रफल है वो 7.33% का हिस्सा लिए हुए है अकेले यूपी। तो हमें सही जवाब वी के साथ लगा लेना है, वी इज़ द राइट आंसर बना लेना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका क्या होता है मित्रों? आप जानते होंगे राजस्थान होता है। अगला क्वेश्चन 92। आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश के 2023-24 के बजट का आकार था। खूब लंबा चौड़ा डाटा दिया गया। 5-15-517 करोड़, 6-15-518 करोड़, 42-83-84 करोड़ या फिर 6-90-242 करोड़। आप जानते हैं सुरेश खन्ना जी ने अब तक सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया मित्रों 23-24 का, और वो 6-90-242 है। तो 6-90-242 आप जानते होंगे 6-90-242 इसका सबसे तगड़ा वाला बजट है। और 22-23 का बजट का आकार 6-15-528 था। तो यहाँ पे 24 का आकार पूछा गया, 23-24 का आकार, इसलिए आपको अब सही जवाब देना होगा वो 6-90-242 देना होगा, 6-90-242। तो सही जवाब आपको देना है वो सी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन आपसे 93 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी नहीं रहा है? आगरा नहीं रहा, लखनऊ रहा, प्रयागराज नहीं रहा या फिर अयोध्या नहीं रहा। मित्रों आप जानते हैं यूपी की राजधानी क्या नहीं रहा? तो यूपी में राजधानी कई बार ट्रांसफ़र हुआ है। प्रदेश की राजधानी पहले 1836 तक आगरा था, 1836 में आपका आगरा हुआ करता था। आप ये भी जानते हैं राजधानी बाद में 1858 में प्रयागराज आ गया, तो 1858 में आपका प्रयागराज आ गया। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ आंशिक रूप से 1921 में आया, और पूर्ण रूपेण कब आ गया मित्रों? तो पूर्ण रूपेण आपका 1935 में आ गया, 1935। तो यहाँ फैजाबाद अयोध्या आपका कभी उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं रहा है। डी के साथ आप आंसर मिलान करिएगा मित्रों, डी इज़ द राइट आंसर आपका बनेगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर है। 94 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एनसीआर में शामिल नहीं है?
गाजियाबाद, बागपत, सहारनपुर, शामली। आपको बताना है एनसीआर में कौन शामिल नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से एक डाटा आपका गलत है जो सहारनपुर दिया गया। सहारनपुर, आप जानते हैं एनसीआर में 8 जिले शामिल हैं मित्रों। मेरठ आता है, गाजियाबाद आता है, गौतम बुद्ध नगर आता है, बुलंदशहर आता है, बागपत आता है, हापुड़ आता है और शामली आता है, मुजफ्फरनगर आता है। तो यहाँ सहारनपुर आपका नहीं है मित्रों, बुलंदशहर है, सहारनपुर नहीं है। ठीक है, तो सही जवाब सहारनपुर लगा लो। 95 नंबर क्वेश्चन पे चलें। भौरड बांध परियोजना किस जिले में प्रस्तावित परियोजना है? नाम ललितपुर का है, जालौन का है, हमीरपुर का है, महोबा का है। भौरड बांध परियोजना की अगर बात आए मित्रों तो ललितपुर का यह प्रस्तावित है मामला। सही जवाब जो है वो आप लगा लेना, जमानी नदी के किनारे ललितपुर में चलेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है, आपसे कह रहा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर वाराणसी में? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है मित्रों? आप देखना चारो ऑप्शंस तो बरेली के साथ आपको आंसर्स लगाना पड़ेगा। इज्जत नगर बरेली इज द राइट आंसर्स बनेगा। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है मित्रों? तो आपके कानपुर में, याद रखिएगा। और विश्व अनुसंधान संस्थान की बात करें तो अपना प्यारा लखनऊ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर है, सूची 1 सूची 2 मिलाना है मित्रों। नगर और उत्पादन की बात हो रही है। अब जैसे नगर में इधर दिया गया रेनकोट की अगर बात करते हैं तो एल्युमिनियम के लिए आपका रेनकोट जाना जाता है। तो पहले का चौथा ऑप्शन 2 जगह दिखाई दे रहा है। अब दूसरा देखना पड़ेगा मेरठ में खेल का सामान खूब मिलता है, इसलिए हमें दूसरे का पहला देना पड़ेगा। तो दूसरे का पहला और पहले का चौथा आपका बी ऑप्शंस के साथ जा रहा है। बाराबंकी में आप जानते हैं पॉली फाइबर खूब मिलता है। और अलीगढ़ का ताला तो आप जानते ही हैं बहुत फेमस है, तो अलीगढ़ का ताला आपका सही जवाब बनेगा। डी का तीसरा कई जगह था, लेकिन जो आपका ए का चौथा है वो केवल 2 ऑप्शंस में था, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ बी के साथ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन देखें 98 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना की गई। उद्योग बंधु की स्थापना 80 में हुई, 84 में हुई, 1981 में हुई या फिर 1985 में हुई? उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना कब हुई मित्रों? तो ये 1981 में हुई है, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है, रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? नाम मिर्ज़ापुर का है, चंद्रौली का है, गाजीपुर का है और सोनभद्र का है। रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो आपका सही जवाब सोनभद्र जाएगा। डी इज द राइट आंसर छपेगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आ रहा है, आपसे कह रहा है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में अवस्थित है? चंद्रप्रभा क्या चंद्रौली में है, मिर्ज़ापुर में है, उन्नाव में है या फिर पीलीभीत में है? चंद्रप्रभा मित्रों अगर बात की जाए तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के चंद्रौली में चंद्रप्रभा है, तो सही जवाब चंद्रौली लगा लेना। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। 101 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है। मेरठ में है, मथुरा में है, आजमगढ़ में या फिर आगरा में है? उत्तर प्रदेश में सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है मित्रों? सभी ऑप्शंस देखना, फिर आपका आगरा आंसर बनेगा। आगरा इज द राइट आंसर लगा लेना मित्रों। कीठम झील के पास से लगभग 403 हेक्टेयर में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 102 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। नाम 17.71% है, नाम दिया गया 18.21% है, 22.27% है या फिर 20.71% है। उत्तर प्रदेश राज्य में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज बताना है। नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज 22.27 है मित्रों। सही जवाब सी के साथ लगा लो। 103 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में महिला साक्षरता दर है 55.20% है, 52% है, 58.30% है या फिर 57.20% है। उत्तर प्रदेश राज्य में महिला साक्षरता दर है। उत्तर प्रदेश राज्य में महिला साक्षरता दर की बात आती है तो 57.20% आता है। हमें सही जवाब डी के साथ लगाना है। 104 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्रज का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? चरकुला है, शौरा है, ख्याल है या फिर छपेली है? ब्रज का जो पारंपरिक नृत्य है मित्रों उसका नाम चरकुला होता है, इसलिए हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन से 105 नंबर चलेंगे। 105 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई? नाम मुगल सराय का है, हापुड़ का है, आलमगीरपुर का है और भटनी का है। किस स्थान पर हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? कौन सा स्थान है जहां हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली मित्रों? तो वह स्थान आपका आलमगीरपुर है, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ सी के साथ दे देना है। सी इज़ द राइट आंसर दे देना है।
यज्ञदत्त शर्मा, आप जानते हैं आलमगीरपुर को 1958 में खोजते हैं, 1958 में यज्ञदत्त शर्मा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 106 नंबर है, आपसे कह रहा है वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया? गोवर्धन बायोगैस प्लांट इंदौर को मिला है, BRAC बांग्लादेश को मिला, गीता प्रेस गोरखपुर को मिला, या फिर अण्वेशी कोई नहीं। गांधी शांति पुरस्कार 2021 की अगर बात आती है मित्रों, आप जानते हैं गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। तो सही जवाब हमें सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आएगा, 107 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्राउंड क्रॉस ऑफ द लीजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? क्या वह देश मिस्र है, फ्रांस है, अमेरिका है, या फिर मालदीव है? द ग्राउंड क्रॉस ऑफ द लीजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित कहाँ किया गया मित्रों मोदी को? तो फ्रांस में किया गया, इसलिए हमें सही जवाब फ्रांस लगाना होगा। 13-14 जुलाई के आसपास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा थे, तब उन्हें ये पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन 108 नंबर कह रहा है किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया गया? नाम दिया गया मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, झारखंड है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आपसे पूछा गया मित्रों, आप जानते होंगे लाडली बहना 1000 रुपये दिए जाने की बात की गई थी हर महीने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो सही जवाब शिवराज सिंह चौहान की जो है ये योजना थी, सही जवाब वी के साथ लगा लेना। हालांकि अब तो आ गए हैं मोहन यादव जी, मोहन यादव जी इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि बंद नहीं हुई ये योजना, बहुत सारे लोग कह रहे थे बंद हो जाएगी, बंद नहीं हुई। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपसे कह रहा है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। अब आपसे कह रहा है ऑप्शंस में महिलाओं को बराबर का अधिकार देने के लिए मनाया जाता है, नहीं। लोकतंत्र के लिए संघर्ष नेल्सन मंडेला ने किया था इसलिए मनाया जाता है, और सामाजिक भेदभाव को ख़त्म करना नहीं। तो यहाँ केवल और केवल कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका? केवल और केवल लोकतंत्र के संघर्ष के साथ जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर आपका पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आएगा 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है G20 देशों की श्रम संबंधित समूह श्रम 20 की शिखर बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? रांची में, कोलकाता में, पटना में, फिर गया में? कहाँ आयोजित हुई मित्रों? तो ये पटना में आयोजित हुई है, याद रखिएगा। सी इज़ द राइट आंसर जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है 11 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सत्य है मित्रों? 4 ऑप्शंस दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही है। तो इस दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया गया था। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे? नहीं। इस वर्ष का विषय योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम था? हाँ बिल्कुल है, विषय यही था मित्रों। तो 1 और 3 आपका सही है, इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर बनाना है। आप जानते हैं इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो आपके मोदी जी नहीं थे, जगदीप धनखड़ जी थे। कौन थे? जगदीप धनखड़ जी। अगले क्वेश्चन पे चलें, 112 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र ने खुले समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को अपनाया। इस संधि का मुख्य उद्देश्य है? दे दिया गया 4-5 ऑप्शन, आपको बताना मुख्य उद्देश्य क्या है। जैव विविधता की रक्षा करना है? हाँ है। कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद करना है? हाँ है। ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करना? हाँ है। तो इसलिए हमें सही जवाब यहाँ 1, 2, 3 सभी के साथ यानी डी के साथ बनाना पड़ेगा। डी इज़ द राइट आंसर छाप लो। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आएगा। आपसे कह रहे हैं मित्रों 113 नंबर क्वेश्चन की चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रथम पुरस्कार दिया गया? चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 मध्य प्रदेश में दिया गया, बिहार में दिया गया, आंध्र प्रदेश में दिया गया, या फिर उत्तर प्रदेश में दिया गया? चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया मित्रों? तो यह मध्य प्रदेश को मिला है। सही जवाब मध्य प्रदेश लगाना। जल शक्ति मंत्रालय ने यह पुरस्कार दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलें, 114 नंबर है। सर्वप्रथम पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? एंडी मरे हैं, रोजर फेडरर हैं, राफेल नडाल हैं, नोवाक जोकोविच हैं। सर्वाधिक मित्रों मैक्सिमम पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम कौन जीता? आप जानते हैं एक फ्रेंच ओपन टेनिस सर्बिया के नोवाक जोकोविच जीते हैं। तो मैक्सिमम इन्होंने ही जीता है। पहले नंबर के मामले में नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, याद रखिएगा। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। डी इज़ द राइट आंसर लगा लो। जोकोविच का यह 23वां ग्रैंड स्लैम है, 23वां 23। ठीक है।
अगले क्वेश्चंस पे चलें। 115 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है, इनमें से किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? नाम दे दिया गया मित्रों, किसमें? फिजी में, सर्बिया में, केनिया में या फिर सूरीनाम में। अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा कि सूरीनाम की यात्रा पर थी आपकी राष्ट्रपति जी, तो द्रौपदी मुर्मू जी को जो है सूरीनाम की सबसे बड़ी सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित कर दिया गया। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन से 116 नंबर आएगा। आपसे कह रहा मित्रों, अभी हाल ही में FSSAI के द्वारा हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सत्य कौन सा है ये आपको बता देना है। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरला पहला स्थान प्राप्त किया है। यूटी श्रेणी में जम्मू एंड कश्मीर पहले स्थान पर रहा। गोवा ने छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया, रहा। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 117 नंबर है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे क्या कह रहा है, उड़ीसा के किस जिले में हाल ही में रेल दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी? संबलपुर है, कटक है, बालासोर है या फिर बालेश्वर है? रेल दुर्घटना में भी उड़ीसा में जो है कौन से जिले में ऐसा हुआ है? तो बालासोर में हुआ है। सही जवाब आपको डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। 118 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा, हाल ही में किसी विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया? BR सुब्रमण्यम है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, सुमन बेरी हैं या फिर विनोद राय? विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक किसे चुना गया मित्रों? आप देखना तो गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम आएगा। वी इज द राइट आंसर्स लगाना। मित्रों आप जानते होंगे जो आपका बालेश्वर जिला में हुआ था ना, उसमें आपने देखा होगा बहनाका स्टेशन के आसपास शालीमार और हावड़ा आ गई ना। तो शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस थी और मालगाड़ी आ गई तो टकरा गई और तगड़ा फिर जो है हादसा हो गया। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन भी पटरी से उतर गई थी। तो वो सब काम हुआ था वहाँ पे। अगला क्वेश्चन 119 नंबर है। आपसे क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किस तिथि को किया? 25 मई 2023 है, 27 मई 2023 है, 26 मई 2023 है या फिर 28 मई 2023 है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन को 28 मई 2023 को राष्ट्र को समर्पित करते हैं। तो 28 मई 2023 आंसर्स बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। इसके साथ उन्होंने 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का भी जारी कर दिया, उसके साथ डाक टिकट भी जारी कर दिया। तो आप जानते होंगे। डी इज द राइट आंसर छाप लो। अगला क्वेश्चन 120 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 120 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है, हाल ही में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन के निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन आपका सत्य है? आपको ये जरूर बताना है SCO में कौन सा कथन सही है। SCO का 21वां शिखर सम्मेलन जिसकी मेजबानी भारत किया नहीं। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चंस नहीं, इसी में आप सेकंड ऑप्शंस पढ़ो। इस सम्मेलन में भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया। हाँ भैया लिया, हिस्सा तो लिया था। SCO राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया। हाँ किया। तो आपका सी ऑप्शन से यहाँ सही बैठेगा। सी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 121 नंबर है। आपको बताना है, एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई हैं, जिसमें से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे की कोई संतान नहीं है। परिवार में कुल सदस्य हैं 12 सदस्य, 6 सदस्य, 8 सदस्य, 10 सदस्य। मित्रों ये क्वेश्चन जो आपका है ना, ये सामाजिक बौद्धिक क्षमता का है, रीजनिंग का है। थोड़ा सा काउंट करोगे तो हो जाएगा। श्री प्रकाश, उनकी पत्नी। मित्रों एक पारिवारिक सदस्य में श्री प्रकाश और उनके साथ पत्नी। तो आप देखोगे श्री प्रकाश 2 लोगों से हो गए, उनके 2 भाई हैं तो 4 लोग हो गए, उसके साथ एक भाई के 2 बच्चे हैं तो ये हो गए। तो कुल सदस्य कितने आए? 4 4 8 है। इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ लगा लेना है। वी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। 122 नंबर पे चलें। पी पति है क्यू का और आर माता है एस की। क्यू की आर माता है एस की और एस और क्यू की, तो आर से पी का क्या संबंध है? मित्रों घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे, कह रहा है माता होंगे, बहन होंगे, मौसी होंगी, सास होंगी। आप क्वेश्चन जब ब्लड रिलेशन वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ सास निकल करके आएगा। ठीक है। पी क्यू, ये पी आपकी मान लो पति हो गए, क्यू आपकी पत्नी हो गई। फिर कह रहा है
आर माता है एस की। अब एस की माता है, इधर एस की माता आर लगा लो मित्रों, आर माता हो गई। अब एस आर की माता है, क्यू और आर से पी का क्या संबंध है? तो क्यू और आर की अगर बात करते हैं तो एस और क्यू आपकी बहन बहन हो जाएं तो उसके साथ क्यू की भी माता आर हो जाएंगी, और जब पी क्यू का पति है तो पी का आर से क्या संबंध होगा? वो आपका सासू हो जाएंगी आर, ठीक है, पी आर की सास हो जाएंगी। और आर पी का क्या लगेगा? तो दामाद लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 123 नंबर है। रीजनिंग वाले सभी क्वेश्चंस लगभग सॉल्व कर लेते हैं लोग। 123 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है हरि को याद आया कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद आया कि उसके पिता का जन्म 14 और 18 जून के पड़ता है। अब 13 के बाद 14 और 15 तो आता है ना, 14 और 15 आता है, और इनमें 14 के बाद 15, 16, 17 फिर 18 आता है। तो उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा? बस यही सहमति बतानी कि 14 जून को होगा, 15 को होगा, 16 को होगा या फिर 17 को होगा। आप देखना मित्रों, तो सबसे पहले ये 14 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 15 आया, और यहाँ पे 13, 14 फिर 15, तो दोनों जगह कॉमन क्या मिला? 15, 15, इसलिए जन्मदिन 15 को रहेगा, ठीक है, 15 को मना लेंगे जन्मदिन। 124 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। क्या कह रहा है आपसे? दिए गए संदर्भ में आपको बताना है PNLJ को IGEC के रूप में लिखा गया है। तो आप जानते होंगे P में आपने कितना घटाया मित्रों? P में आपने 7 घटाया, फिर आपका I आ गया। J में आपने 7 घटाया, C आ गया। तो यानी -7 यहाँ हुआ है। तो अगर -7 यहाँ हुआ है तो दूसरे ऑप्शंस में भी हमें -7 करना होगा। B में अगर -7 कर लो तो क्या आता है? B के बाद आपका O जाएगा। T में अगर 7 करोगे M आ जाएगा। उसके बाद R अक्षर में अगर आप 7 घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? और P में अगर 7 घटा दोगे तो आपका I आ जाएगा। तो OMKI कहीं ऑप्शंस में है, OMKI सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। A इज़ द राइट आंसर बनेगा। 125 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4, 8 और 16 से पूर्णतया विभाजित हो? नाम दे दिया गया 111, 112, 110, 108। आपको बताना भी है 4, 8, 16 से विभाजित है, तो 4, 8, 16 का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा? 16 आएगा। तो आप अगर देखोगे तो सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? यहाँ पे क्या बनेगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो बनेगी मित्रों, उसका गुणांक सबसे छोटी संख्या में जो है फिट बैठ जाएगा। तो 4, 8, 16, 16 8 112 होता है ना, और 8 चौको 32, 32 चौको 112, हाँ, तो यही 112 बनेगा मित्रों। वी इज़ द राइट आंसर आपको छापना पड़ेगा, वी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ेगा, इसी से विभाजित होगा दोबारा। 126 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा 4 बच्चे अकरम, बोप्सी, प्रिया और तुलसी सीढ़ी पर हैं। अकरम सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है, बोप्सी अकरम और प्रिया के बीच में है। यदि तुलसी अकरम के भी ऊपर हो तो नीचे से दूसरा कौन बैठा है? मित्रों एक ऐसे अपना वो सीढ़ी बना लेना। फिर आपसे कह रहा तुलसी सीढ़ी पर है, हाँ तुलसी सीढ़ी पर हो गया। 4 बच्चे हैं, अकरम सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है, अकरम बोप्सी से ऊपर है, तो यहाँ बोप्सी कर लो, यहाँ अकरम कर लो। उसके बाद क्या कह रहा है? अकरम बोप्सी से ऊपर है, बोप्सी अकरम और प्रिया के बीच में है, बोप्सी अकरम और प्रिया के बीच में, यानी प्रिया सबसे नीचे हो गई। अब प्रिया सबसे नीचे हो गई, बोप्सी ऊपर हो गई, उसके बाद अकरम हो गए, तो सबसे ऊपर कौन हो गया? तुलसी हो गया। टी अब आपसे कह रहा है नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन है, तो आपकी ये बोप्सी होंगी। सही जवाब क्या बनेगा? डी के साथ बना जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। छाप लो। ये सब श्रेणी के क्वेश्चन है, आराम से आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प श्रृंखला को पूर्ण करेगा? 8, 15, 36, 99, 288। तो अगला स्टेप बताओ, जल्दी से बताओ। आपसे कह रहा है मित्रों सही जवाब देना है। 8 में हमने कितना जोड़ा? 7 जोड़ा, 15 हो गया। 15 में कितना हमने जोड़ा? 21 जोड़ा, 36 हो गया। 36 में हमने कितना जोड़ा? 63 जोड़ दिया, तो 21 तियाँ 63, यानी 7 तियाँ 21, 21 तियाँ 63। तो ऐसे आगे बढ़ रहा है। फिर 63 तियाँ 189 जोड़ देंगे तो 288 हो गया। 189 गुणे 3 अगर कर दें तो ये 567 और जोड़ दो इसमें, तो आपका कितना बन जाएगा? ये लगभग 855 के आसपास बन जाएगा। तो 855 आंसर्स बनेगा मित्रों। एक दूसरे में 3 से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं। जैसे 8, 7, 15, 7 जोड़ा हमने
15 आ गया। फिर 7 का गुणा 3 से कर दिया, 7 तियाँ 21 जोड़ा 36 हो गया। फिर 21 को 3 से गुणा किया, 63 जोड़ दिया 99 होगा, 36 63 99, ऐसे आगे बढ़ते चला गया। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या के लिए 6 9 15 22 11 99 शब्द दिया गया। आपको बताना गलत कौन सा भी है। 4 ऑप्शन आप देखना, वहाँ आपको गलतियाँ मिल जाएंगी, अपने आप मिल जाएंगे। 6 के बाद 3 जोड़ा आपने 9 आ गया। 9 में फिर कितना जोड़ा आपने, 9 में 6 जोड़ा आपने 15 आ गया। अब 15 में कितना आपको जोड़ना है, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 जोड़ना था, तो 15 12 27 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है 22 है, यही गलत हो गया। बाकी आगे भी चेक कर सकते हो, आप देख लेना। तो 12 के बाद क्या होगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूना 24, 24 जोड़ो तो 27 24 51 ही होता है। और 24 के बाद 48, 24 दूना 48 आप जोड़ लेना, तो 51 में 48 जोड़ोगे 99 ही आएगा। इसलिए हमें सही जवाब यहाँ 22 के साथ देना, यानी सी इज़ द राइट आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये, बहुत लोगों को कन्फ्यूजिया देता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सांप, छिपकली और रेंगने वाले सरीसृप के बीच संबंध निरूपित करता है। 4 ऑप्शंस दिया गया। आप जानते होंगे मित्रों कि सबसे पहले हम सरीसृप बना लेंगे, और इस सरीसृप में एक साइड में हम सांप ले लेंगे, दूसरी साइड में हम छिपकली ले लेंगे। तो हमारा सही जवाब बनेगा डी के साथ। तो डी इज़ द राइट आंसर छापना पड़ेगा। एक सांप हो गया, एक छिपकली हो गया, ऊपरा ये सरीसृप हो गया बड़ा वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन 130 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ऑप्शंस बहुत सारे दे दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले मित्रों जन्म होता है, सबसे पहले आपका जन्म होगा। जन्म के बाद मित्रों बचपन आएगा, और बचपन के बाद आपका क्या आता है, बाल्यावस्था आ जाता है। तो बाल्यावस्था तीसरे नंबर पे आएगा। किशोरावस्था मित्रों आपके चौथे नंबर पे आएगा। आपका प्रौढ़ावस्था है जो आपका 6वें नंबर पे लिखा है, ये 5वें नंबर पे आएगा। और जो आपका वृद्धावस्था है ये आपका 7वें नंबर पे आएगा। और जो मृत्यु है मित्रों ये आपकी 8वें नंबर पे आ जाएगी। तो इस टाइप से 5, अच्छा ये वृद्धावस्था 6वें पे आएगा और मृत्यु आपकी 7वें नंबर पे आएगी। तो इस टाइप से अपना बिठा लो। सही जवाब क्या बनेगा, 1 के बाद 4 बनेगा, 1 के 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो मित्रों सही जवाब बी के साथ जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर आपका बैठेगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कूट भाषा में HYDROGEN को JCJZYSSD लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ANTIMONY को आप किस प्रकार लिखेंगे। आप देखना मित्रों, यहाँ जो आपका सीक्वेंस चला है वो क्या चला है, H में आपने 2 जोड़ा, HIJ 2 जोड़ा, फिर Y में आपने 4 जोड़ा, तो 2 4 यानी अगला 6 जोड़ा, अगला 8 जोड़ा, अगला 10 जोड़ा, अगला 12 जोड़ा, अगला 14 जोड़ा, अगला 16 जोड़ा, ऐसे जुड़ते चला गया। तो वही प्रोसेस सेम सेम यहाँ कर लेना। जैसे आप A दिया गया तो A में आप 2 जोड़ोगे, क्या आएगा, C आएगा। N में आप 2 जोड़ोगे, क्या आएगा मित्रों, 2 का है जोड़ोगे, फिर 4 जोड़ना पड़ेगा ना, तो R आ जाएगा। तो यहाँ सही जवाब जो बनता चलेगा वो आपका ICZQWAB वो मिलेगा मित्रों। सही जवाब V के साथ आपको लगा लेना है। 2 4 6 8 10 12 14 16 आपको जोड़ते हुए चले जाना है, फिर बैठ जाएगा। तो B इज़ द राइट आंसर लगा लो। 132 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 6 36 24 दिया गया, 9 81 63 दिया गया, 12 144। तो अगला स्टेप पूछा जा रहा है 120 80 94 या फिर 102। आपको सही जवाब देना है, कौन सा आएगा मित्रों। 6 का हम 36 और 6 गुणे 6 माइनस 2। आपने देखा 6 का हम 36, 6 का हम 36 और 6 गुणे 6 माइनस 2, यानी 6 में से 2 गया 4, 6 चौको 24 आ गया। 9 9 81 आया, और 9 9 81 में 9 माह से 2 गई 7, तो 9 7 63। ऐसे 12 बराबर में 144 आया, तो 12 का गुणा हमें कितने से करना है, 10 से करना है। तो 12 धामा 120 आंसर्स बनेगा। फर्स्ट के साथ हमें आंसर्स मिलान कर लेना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 133 नंबर। आपसे क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है डाली की ऊंचाई चंदा और फरहान से ज़्यादा है, आनंद की ऊंचाई फरहान से कम है, डाली की ऊंचाई भरत से कम है। यदि चंदा की ऊंचाई फरहान की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो इनमें से कौन तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति है। नाम दे दिया गया मित्रों, आप देखना। आपसे कह रहा है डाली की ऊंचाई भरत से कम है, यानी भरत सबसे नंबर पे आ गए, फिर आपकी डाली आ गई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है
चंदा की ऊंचाई फरहान की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी चंदा जो है वो फरहान से ज़्यादा है। चंदा आपकी फरहान से ज़्यादा, यानी फरहान से ज़्यादा है। तो फिर कह रहा है क्या, और आनंद की ऊंचाई फरहान से कम है, तो आनंद आपके फरहान से कम है मित्रों। अब आपको बता देना है कौन तीसरा सबसे ऊंचा है मित्रों। तो सी ऑप्शन जो सी मतलब क्या है मित्रों, चंदा है ना। सी मतलब क्या है आपका, तो सी मतलब आपका चंदा है, इसलिए सबसे तीसरी ऊंची व्यक्ति चंदा। सी इज़ द राइट आंसर बैठेगा, सही जवाब हमें सी के साथ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आएगा मित्रों। आपसे कह रहा है ABCDE। 5 लड़के एक पार्क में एक वृत्त में बैठे हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में है, और बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने बैठे हैं। सी और डी बी के बीच समान दूरी पर है, सी का मुंह किस दिशा में है। मित्रों आप देखो, पार्क है ना, इस टाइप से पार्क होता है। कह रहा है डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो डी आपका इस साइड में बैठेगा, याद रखिएगा, ऐसे दक्षिण पूर्व यही बनेगा। अगर आपसे पूछ लेता डी दक्षिण पूर्व की ओर है, बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने है, ए और डी के ठीक सामने, ए और डी के ठीक सामने क्या, बी और ई। तो बी को आप इधर बिठा लो, ई को आप इधर बिठा लो, आपसे कह दो ये आपका ए हो गया और डी के सामने जस्ट आपका ई हो गया, ये ठीक है। एक ई हो गया, एक बी हो गया। अब ऑप्शंस क्या बचा, ABCD E, सी बचा है मित्रों। अब कह रहा सी डी और बी के बीच समान दूरी पर, डी और बी के बीच समान दूरी पर आपका सी रख गया। अब आपसे पूछा जा रहा है सी का मुंह किस दिशा में है, तो सी का मुंह किधर है मित्रों। अगर ये आपका दक्षिण और पूरब रहा तो ऐसे आपने बनाया, तो ये आपने पूरब रखा था, ये आपने पश्चिम रखा था, तो ये सी किधर देख रहा है, पूर्व दिशा में देख रहा है, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ पूर्व के साथ देना है, यानी डी इज़ द राइट आंसर, छाप लेना है। अगला क्वेश्चन 135 नंबर है। आपसे कह रहा है एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक क्रमशः 72, 60, 63 और 65 है। उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा। सबको जोड़ दो, 4 से भाग दे दो, भैया आंसर आ जाएगा। 72, 60, 63, 65, 5, 3, 8, 2, 10, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 25, 26, 260 बटा 4, यानी आपका जो यहाँ स्कोर निकल करके आएगा वो 65 निकल के आएगा। तो सही जवाब हमें वी के साथ दे देना है, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। मित्रों विषम संख्या की अगर बात आती है ना, तो आपको बताना है 13 7 91, 13 8 104, 13 6 78 और 13 से 120 कट नहीं रहा, बस यही आपका विषम हो गया। ए इज़ द राइट आंसर्स लगा लो, ऐसे फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगा लो मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 137 नंबर क्वेश्चंस होगा। आपसे कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, वह 42 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नज़दीक खड़े एक व्यक्ति को गुजरने में वो कितना समय लेगी। व्यक्ति एक स्थान पर खड़ा होता है ना, और आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बड़ा समय होता है, तो आपका जो समय लगेगा वो दूरी बड़ा चाल हो जाएगा। तो समय क्या लगेगा मित्रों, समय इक्वल टू लगेगा 150 मीटर आएगा और बड़ा 42 किलोमीटर है। किलोमीटर पर घंटा को आपको ऐसे गुणा कर देना 5/18 से, तो 5/18 का मतलब 18 ऊपर और 5 नीचे, तो आपको ऐसे काट लेना है। 5 से 5 × 15 30 और 3 × 3 3 चौको 12 14 और 180 हो गया ना, तो यहाँ से आप काट लो आराम से और इसे माइनस में कर लो, तो 7 दूनी 14 नहीं 7 दूनी 14 और 2 9 18, तो यहाँ 90 बटा कितना आया, 90 बटा आपका 7 आया मित्रों। इसको और ज़्यादा जो जूम करोगे तो 12 7 98 600 बटा 7, तो 12 7 98, कहीं 12 सही 6 बटा 7 है, वही आंसर्स बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा मित्रों। डी के साथ आंसर्स लगाओ। 138 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है 2 सिक्कों के एक साथ उछालने पर दोनों शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। 2 सिक्का एक साथ उछाला जाए तो दोनों के शीर्ष कितने, 1/2 आ सकते हैं, 1/4 आ सकते हैं, 3/4 आ सकते हैं, या फिर 1/3 आ सकते हैं। तो मित्रों शीर्ष आने की, दोनों सिक्कों के एक साथ उछाला जाए तो दोनों के शीर्ष आने की जो प्रायिकता होगी 1/4 होगी, याद रखिएगा।
1/4 होगी प्रायिकता इसकी। तो बी के साथ आंसर्स लगाना है। 139 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है, बाईं ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर सवारी करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर जाता है, वह किस दिशा में जा रहा है मित्रों? आप देखना, उठा, कोई व्यक्ति है अपना उठा और उठने के बाद 4 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर चला। आप देखोगे कौन सी दिशा में जा रहा है। आप देखना तो ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो ये किधर जा रहा है? साउथ जा रहा है। तो आपको सही जवाब क्या लगाना पड़ेगा? दक्षिण के साथ देना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस मित्रों अपने आप उठाओ और समझ लो कि हम ही चल रहे हैं, बस अपने ऊपर रख लो, चलना स्टार्ट कर दो, आंसर्स आ जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। यदि माइनस का अर्थ भाग हो जाए और जोड़ का अर्थ गुणा हो जाए, भाग का अर्थ माइनस हो जाए और गुणा का अर्थ जोड़ हो जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एकदम फिट बैठेगा? आप सभी ऑप्शंस पे आओगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा, अपने आप ही मिल जाएगा। आप देखना मित्रों, हम माइनस को भाग दे देते हैं, माइनस को हम भाग दे देते हैं, प्लस का गुणा कर देते हैं, प्लस का हम गुणा कर दिए और भाग का माइनस कर दिए और गुणा का अर्थ हमने जोड़ कर दिया। अब आपको बता देना, बोर्ड मास लगाओ। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 + 6 - 30 = 34। तो 30 × 10 = 40, 40 में से 6 चला गया, कितना बचा? 34 बचा। सही जवाब क्या होगा? डी के साथ होगा। डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। सभी ऑप्शंस पे आप लगा के बैठा लेना, देख लेना। फिलहाल यहाँ डी आंसर्स पड़ेगा। तो 140 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर 2 आपका रहा। कितना क्वेश्चंस आपका सही गया? ईमानदारी के साथ बताना कितने क्वेश्चन सही गए, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग आपको काटना ही काटना है। और मैं जानता हूँ अगर ज़्यादा क्वेश्चंस आपने सही कर दिए हैं तो आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेंड किए होंगे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपने लिख दिया तो यानी कि आपने बेईमानी की, यानी चीटिंग की है। याद रखिएगा। हमें उम्मीद है पूरी क्लास आपके बीच में गई होगी, समझ में भी आई होगी। क्वेश्चंस क्या कह रहा था, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे यूपी स्पेशल आया, कैसे इसमें जनसंख्या से क्वेश्चंस आए, कैसे आपके विश्व भूगोल आए, कैसे कैसे आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस हर जगह छूने का प्रयास किया, और आपका जो सामान्य बौद्धिक क्षमता है वो भी छूने का प्रयास किया। तो उसमें कोई इफ बट नहीं रहा। हमें उम्मीद है सारी बातें समझ में आई हैं। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।